सॉरी, उन्नीस सौ 35 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसका थोड़ा हम परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय, इस अधिनियम में पंद्रह भाग, 10 अनुसूचियां, 321 धाराएं। यहां याद रखिए कि जब भी अधिनियम की बात होगी तो जो अनुच्छेद होंगे उनको हम धाराएं कहेंगे, और जब संविधान लागू हो जाता है तब उसी को हम अनुच्छेद कहते हैं, यानी धाराएं या अनुच्छेद। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना का अभाव क्योंकि क्या 1935 का अधिनियम आया तो इसमें प्रस्तावना नहीं थी। लेकिन इसलिए क्यों नहीं थी, क्योंकि 1919 में एक एक्ट आया था, आपको पता है, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें जो प्रस्तावना थी, इसकी जो प्रस्तावना थी, इसी की प्रस्तावना को उठाकर 1935 के अधिनियम में रख दिया गया। यदि आपसे पूछे कि जो 1935 का अधिनियम है उसमें जो प्रस्तावना है वह किस अधिनियम से ली गई है, तो आपको ऑप्शन देगा वह 1909, 1919, 1935 या 1892। तो आपका ऑप्शन होगा 1919 के अधिनियम से। क्या था कि जो 1935 का अधिनियम था यह भारत के संवैधानिक विकास में बहुत विस्तृत दस्तावेज था। यह भारत के संवैधानिक विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जो 1935 का अधिनियम था, इसका लगभग 2/3 भाग हमारे संविधान में बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक्सेप्ट किया गया। यह बहुत विस्तृत दस्तावेज था। और जब देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले जितने भी अधिनियम आए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 1935 का अधिनियम था। इसकी 1935 में यह अधिनियम आया, इसके पीछे क्या परिस्थितियां थी, क्या कारक थे, तो इसके लिए हम थोड़ा देखते हैं क्या आधार था इसका। पृष्ठभूमि, देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति जैसा कि हमको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1928 में यह भारत आया और 1930 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1930 में। क्या था कि जब 1919 का एक्ट आया तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में उत्तरदायी शासन कहां तक स्थापित किया जाए, इसके निर्धारण के लिए हम इस 10 वर्ष के पश्चात इस जो 1919 का एक्ट भेजा गया है, इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। और इसी आयोग की जो बात की गई थी 1919 के एक्ट में, इसी आयोग को साइमन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया। अब क्या था कि इसमें जो 7 सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे और अध्यक्ष थे इसके जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस आधार पर भारत में इसका अच्छा खासा विरोध हुआ।
विरोध के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की लाठियों से काफी इनकी शहीद हो गए लाला लाजपत राय, और सातों सदस्य अंग्रेजों के होने के कारण इसका भारत में काफी विरोध हुआ। विरोध होने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी गठित की। कमेटी का नाम था साइमन बचाओ कमेटी। साइमन बचाओ कमेटी। साइमन बचाओ कमेटी। इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब आप ध्यान दीजिए कि जहां साइमन कमीशन का संपूर्ण भारत में विरोध हो रहा था, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइमन बचाओ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। और अब देखते हैं, हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। नियुक्ति 27 में, 28 में भारत आया और रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई इसकी। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब यह 1928 में आया तो यह पुनः वापस चला गया और 1929 में यह पुनः भारत आया। उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया, तो साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। कितनी बार भारत आया साइमन कमीशन? 2 बार। अब इसमें जो रिपोर्ट दी, जो इसमें संस्थितियां थी जो भारत के उत्तरदायी शासन के रूप में कि भारत के लिए क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, तो जो रिपोर्ट थी इसकी, उसके कुछ भागों को 1935 का जो एक्ट था आपका, उसमें शामिल की गई। 1935 का जो एक्ट था उसमें साइमन कमीशन की सिफारिशों को एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्या था? नेहरू रिपोर्ट 1928। जब भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो जो तत्कालीन भारत सचिव थे बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं जो हमने भेजा है, तो आप ऐसा कोई संविधान का निर्माण करके बताइए जो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी को उसकी मान्यता प्राप्त हो। तो इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया। मोतीलाल नेहरू, इनकी अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। 9 सदस्यीय कमेटी जिसके अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू। और इसके जो नेहरू समिति थी, इसके जो सचिव तो वो थे JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 1928 में गठित हुई। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, सदस्य संख्या 9 और सचिव जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया और एक सम्मेलन किया और उसमें एक
संविधान का निर्माण किया, जिसको इन्होंने ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो पृथक निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन, उसको शामिल नहीं किया गया था। अब पृथक निर्वाचन मंडल इसमें शामिल नहीं किया गया तो मुस्लिम लीग इससे असंतुष्ट हो गई। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध स्टार्ट कर दिया। पहले तो मुस्लिम लीग समर्थन कर रही थी, मुस्लिम लीग इसमें शामिल थी नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन जब इसमें पृथक निर्वाचन को शामिल नहीं किया गया तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। और इसको जब मुस्लिम लीग ने अस्वीकृत किया तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जब आपका जो संविधान है, जो आपने बनाया है, वह आपके जो राजनीतिक जो एक वर्ग को पसंद नहीं है, तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट करें। तो इसको रद्द कर दिया गया, अस्वीकृत कर दी गई। लेकिन जो इसकी रिपोर्ट थी जो नेहरू रिपोर्ट की, इनको 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। इसकी कुछ रिपोर्ट को 1935 का जो अधिनियम आया उसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन गोलमेज क्या था कि 1930, 31 और 1932 में फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। क्योंकि जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उन पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन, इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो यह असफल हो गया। अब जब कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो तब तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की भारत में और इंग्लैंड में इस बात को लेकर बहुत आलोचना हुई कि जब आप वहां के प्रतिनिधि हैं हमारे, और जो वहां का भारत का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसको आप यहां पर ब्रिटेन में उनके संवैधानिक विकास के लिए जो चर्चा होनी है उसके लिए आप बुलाने के लिए आप राजी नहीं कर पाए उनको, तो इरविन के लिए यह बहुत बेइज्जती वाली बात थी। तो इसके लिए जब दूसरा हुआ तो दूसरे में जो इरविन थे, इरविन ने 2 भारतीयों को बुलाया। उनमें एक थे तेज बहादुर सप्रू, और तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी के संस्थापक थे, आपको पता हो। तो तेज बहादुर सप्रू अंग्रेजों के प्रति थोड़ी स्वामी भक्ति भी रखते थे। तो इरविन ने कहा तेज बहादुर सप्रू से कि देखिए आप कुछ भी कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, लेकिन गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार कीजिए। तेज बहादुर सप्रू ने कहा ठीक है, हम चेक करते हैं, देखते हैं। तो सप्रू ने गांधी जी को मना लिया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। जब गांधी जी लंदन में गए, तो सेंट जेम्स पैलेस है, वहां पर जब गांधी जी सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो वहां के एक फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर। आपको दूसरा भी ऑप्शन क्या होता है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने। आपको यहां पर इसकी जगह पे विंस्टन चर्चिल भी मिल सकता है। याद रखिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल सकता है और आपको याद रखना है कि यह भी सही हो सकता है और यह भी सही हो सकता है, दोनों को माना गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय
मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, इन्होंने कहा कि जब हम संपूर्ण विश्व में जीत रहे हैं तो हम इस आदमी से क्यों क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें क्या हुआ कि अंबेडकर के कुछ अड़ियल रवैये के कारण यह जो सम्मेलन था यह असफल हो गया। और गांधी जी जब वापस भारत लौट के आए तो यहाँ के लोग जो बंबई वापस लौट के आए तो बंबई में लोगों की बहुत भीड़ थी कि गांधी जी क्या लेकर आए हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि जब गांधी जी यहाँ से गए हैं, सुशासन की मांग कर रहे हैं, स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो कुछ तो लेके आए होंगे, क्या मिला है। तो गांधी जी ने जब आए तो गांधी जी ने कहा कि देखिए कि मैं ब्रिटेन से खाली हाथ लौट कर आया हूँ, मैं ब्रिटेन से खाली हाथ लौट कर आया हूँ, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। यह कथन था गांधी जी का। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था यह भी असफल हो गया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा था, तीसरे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तीसरे में भी कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो इन तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र कब? 1933 में। 1933 में जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो सिफारिशें, जो बातचीत की गई थी, उनके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र जारी किया। और इस श्वेत पत्र में जो रिपोर्ट्स थी उनको 1935 का जो एक्ट था, 1935 का एक्ट, इसमें श्वेत पत्र की रिपोर्ट को शामिल कर लिया गया। अब श्वेत पत्र था, इसके लिए इसके बाद एक इसकी जांच के लिए श्वेत पत्र जो जारी किया गया था, एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिथगो। संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिथगो। इसके बाद क्या था कि जो कांग्रेस थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, तो कांग्रेस ने पहले तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था। अब कांग्रेस उसको पुनः चालू करना चाहती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि कहीं अब और राष्ट्रव्यापी विद्रोह या आंदोलन ना हो, इसके लिए हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उदारवादी जो हैं कांग्रेसी, उनको संतुष्ट किया जा सके। जब उदारवादी संतुष्ट हो जाएंगे और जो बचेंगे उग्रवादी, उनका हम दमन का सहारा लेके दमन कर देंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 1935 का एक्ट बनाया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम इसमें कुछ को तो, जो कुछ कांग्रेस है उनको तो उनकी तसल्ली के लिए कुछ मांगे पूरी कर देंगे और कुछ के लिए नहीं करेंगे। तो आधे तो आंदोलन में नहीं भाग लेंगे और आधे भाग लेंगे तो उनको हम दमन कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, अब हम देखेंगे इसके जो प्रावधान थे। यह जो समस्त रीजन थे, यह 1935 के अधिनियम के लिए इन रीजनों ने आधार का काम किया। इसके बाद हम प्रावधान देखेंगे। प्रावधान 1935 के एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे। पहला है इसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान।
1935 के एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। यह अखिल भारतीय संघ किन किन से मिलकर बनेगा, जैसे कि इसमें शामिल होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ब्रिटिश भारतीय प्रांत उस समय कितने थे? 11। इसके बाद कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, इनकी संख्या कितनी थी? 6। और रियासतें, देसी रियासतें। अब आप यहां पे अंग्रेजों की कुटिल बुद्धि देखिए। इन्होंने क्या किया कि एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव दिया कि हम इसका गठन करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल होगा? ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र शामिल होंगे और रियासतें शामिल होंगी। लेकिन इन्होंने रियासतों को जानबूझकर डाला। इन्होंने सोचा कि अगर हम रियासतों को डाल देते हैं तो रियासतें संघ में शामिल होंगी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि रियासतों का शासन कौन चलाता था? राजा रजवाड़े। अब आप बताइए, जब संघ बनेगा तो संघ को कोई तो पार्टी संभालेगी ना। सरकार किसकी होगी? कांग्रेस की होगी। तो जो राजा रजवाड़े हैं, जो अपने क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, उस टाइम पे 600 के समथिंग रियासतें थी, जो अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं, वह कांग्रेस के अधीन क्यों रहेंगे? वह कांग्रेस के नीचे क्यों बैठेंगे? कांग्रेस की सत्ता को क्यों स्वीकार करेंगे अपने राज्य में? तो देसी रियासतें थी, ये अस्तित्व, इन्होंने इसमें संघ में शामिल होने से मना कर दिया। और जब इन्होंने संघ में शामिल होने से मना कर दिया तो जो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था यह अस्तित्व में नहीं आया। यहां से आपको यूपीएससी से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा प्रावधान 1935 एक्ट का जो कि वास्तविक रूप में पूर्ण नहीं हो सका। तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे, उसमें एक था अखिल भारतीय संघ। तो अखिल भारतीय संघ का जो प्रावधान था वह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका था। क्यों? क्योंकि देसी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया था। इसके बाद भी इनको शामिल करने की कोशिश की गई, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को किसकी सहायता की जरूरत थी? रियासतों की, क्योंकि रियासतों के पास सेनाएं थी और सेना, जब रियासतों का अंग्रेज समर्थन करेंगे तभी रियासतों के राजा हैं तभी अपनी सेना प्रोवाइड कराएंगे। इस वजह से यह जो संघ था वह अस्तित्व में नहीं आ पाया। दूसरा देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। आपको जानकारी है कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। तो 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में तो समाप्त कर दी द्वैध शासन व्यवस्था, उसकी जगह केंद्र में इसको लाया गया। द्वैध शासन के तहत हम देखते हैं कि इसमें द्वैध शासन का मतलब होता है कि शासन को दो लोग चलाएंगे। इसमें पहले संरचित विषय, जो विषय थे उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया द्वैध शासन के तहत, संरचित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, अब जो संरक्षित विषय थे यह थे विदेशी प्रतिरक्षा, जनजातीय और ईसाइयों
और ईसाइयों से संबंधित या धार्मिक भी हम इसको कह सकते हैं, ईसाई, ये चार थे। इसके अलावा इन चार के अलावा जो भी थे वह किसमें थे? हस्तांतरित विषय में। अब इनका जो शासन था वह गवर्नर जनरल यानी वायसराय, गवर्नर जनरल प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, ये जो विषय थे संरचित विषय, इनको कौन? गवर्नर जनरल और उसकी गवर्नर जनरल देखता था कार्यकारी परिषद की सहायता से। जो कार्यकारी परिषद के सदस्य थे इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनका मनोनयन किया जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा। और यह जो गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारी परिषद थी, यह जो व्यवस्थापिका थी, इसके प्रति उत्तरदायी नहीं थे गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद। लेकिन जो यहां पे थे, ये जो विषय थे, जो यहां पे जो विषय शामिल नहीं किए गए थे, वह समस्त विषय हस्तांतरित विषय थे। इनको भारत में कुछ मंत्री होते थे, यह सम्मिलित रूप से चलाते थे, यानी ये भारतीयों के अंडर कर दिए गए थे। इनका जो देखभाल होती थी वह भारतीय लोग करते थे। तो ये जो भारतीय मंत्री वगैरह होते थे जो हस्तांतरित विषय देखते थे, इनको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना गया। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी किसको? भारत के जो मंत्री थे या अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार थे? व्यवस्थापिका के प्रति। लेकिन ये गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद या व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। यही अंतर था द्वैत शासन में। इसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। लेकिन 1935 का अधिनियम आया तो इसको प्रांतीय स्वायत्तता, जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता बहाल कर दी गई। लेकिन कहने के लिए प्रांतीय स्वायत्तता थी, क्योंकि जो प्रांतीय जो विषय थे, जो प्रांतों में जो निर्णय लेना होता था, उसका प्रमुख कौन होता था? गवर्नर। और गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी था? हालांकि उन्होंने कह दिया था कि आप प्रांत जो बनाएंगे उनमें गवर्नर जनरल की कोई हस्तक्षेप, कोई भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन जो गवर्नर था वह ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश क्राउन के। तो नियम तो कोई जो गवर्नर चाहता था वह होता था। ठीक है। इसके बाद चौथा देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। क्या हो रहा था कि 1909 में सबसे पहले आपको पता है कि 1909 का जो माल्ले मिंटो सुधार आया, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। 1909
किसको दिया गया? मुस्लिम को, मुस्लिम। फिर 1919 का एक्ट आया, इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन था इसका और अधिक विस्तृत करते हुए इसको सिख, यूरोपियन, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई तक इसको विस्तृत कर दिया गया। 1909 में केवल मुस्लिम के लिए था और 1919 में इन 4 जो और वर्ग थे इनको दिया गया। जब 1935 का आया, 1935, तब इसका और विस्तार कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? 1935 के में इसमें महिलाओं को शामिल किया गया, महिलाओं, मजदूर और दलित, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में मुस्लिम को दिया गया। उसके बाद इसका 1919 के एक्ट में इसका विस्तार करते हुए सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया। इसके बाद 1935 के अधिनियम में इसको और अधिक विस्तृत बनाते हुए महिलाओं, मजदूर और दलित वर्ग को शामिल किया गया। हालांकि यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि हालांकि दलित वर्ग को शामिल किया गया था, लेकिन दलित वर्ग को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है वह नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि गांधी प्लस अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर के बीच आपको बताओ पूना पैक्ट हो गया था, पूना पैक्ट। इसके तहत जो केंद्रीय विधानमंडल थे और जो राज्य विधानमंडल वगैरह थे उनमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। कांग्रेस ने उनके लिए सीटों को रिजर्व कर दिया था। इस वजह से जो दलित था यह प्रावधान गलत हो जाएगा यदि आपको एग्जामिनर पूछ ले, खासकर यूपीएससी में पूछेगा तो कि दलित वर्गों को क्या पृथक निर्वाचन मंडल के तहत जो चुनाव हुए थे उसमें दलितों की भागीदारी थी कि नहीं थी? तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनको आरक्षण दे दिया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन, इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया भारत में। 10% मताधिकार इसी के तहत, यानी जो जनसंख्या थी, जो मताधिकार था वह शिक्षा, ऐसे ही हर किसी व्यक्ति को मताधिकार नहीं दिया गया। जो शिक्षित था, जो कर देता था सरकार को और जिसके पास संपत्ति अधिक थी, संपत्ति, इन आधारों पर मतदान का अधिकार दिया गया। अब आप समझिए कि भारत में जो अधिकांश जनसंख्या गरीब थी उनमें मात्र 10% लोग जो कर देते थे या संपत्ति शिक्षित थे, तो उनके लिए केवल यह दिया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं को भी संपत्ति के आधार पर दिया गया था। और इसके बाद देखते हैं भारत सचिव। जैसा कि आपको पता है कि 1858 में सृजित उन्नीस में जो इसके वेतन भत्ते थे, वेतन, वह ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा।
ब्रिटिश कोष से, और 1935 का एक्ट आया, उससे भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद की समाप्ति, भारत परिषद की समाप्ति। और 1947 का जो एक्ट आया, उसके तहत भारत जो भारत सचिव था, इसका पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब थोड़ा इसको समझते हैं। भारत सचिव, भारत के राज्य सचिव के रूप में 1858 में इसके पद को सृजित किया गया। इसके बाद जो इसका वेतन और जो वेतन था वह भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो भारत के जो कांग्रेस के उदारवादी लोग थे और या जो उग्रवादी थे, गर्मदल या नरमदल, इन सभी ने इसका विरोध किया कि जब जो भारत सचिव है वह ब्रिटेन में बैठता है, वहां के मंत्रिपरिषद का सदस्य है, तो उसका वेतन भारतीय राजस्व से क्यों। तो इसी बात को लेकर 1919 का जो एक्ट आया, उसमें भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश जो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और उसका जो वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाना प्रारंभ किया गया। इसके बाद 1935 का आया। अब जो भारत सचिव था, 1858 में इसका सृजन हुआ, तो इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे, आपको पता हो, 15 सदस्य। इसकी अब जब ब्रिटेन को इनकी जो वेतन थे वह अपने राजस्व से देने पड़ गए, तो इन्होंने इसको समाप्ति कर दिया, भारत परिषद को ही समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा अब हमको कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो हमारा खर्चा हो रहा है। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। आपसे यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सृजन 58, वेतन भत्ते कब समाप्त किए गए भारतीय राजस्व से, 1929 में। 1935 में क्या हुआ कि भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। किस अधिनियम के तहत भारत परिषद की समाप्ति की गई थी? 1935 के एक्ट के तहत। और 1947 में भारत सचिव का पद ही समाप्त कर दिया गया। इसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना क्या हुआ? जब अखिल भारतीय संघ बनाया जा रहा था तो उसके लिए एक न्यायालय की भी आवश्यकता होगी। तो न्यायालय की 1937 में गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहां पे था? इसका मुख्यालय इसका दिल्ली में बनाया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने? 7 न्यायाधीश। टोटल 7 न्यायाधीश। इसके जो प्रमुख, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे? वह थे मॉरिस गुएयर। प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गुएयर। और इसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कितने भारतीय शामिल थे? तो 2 भारतीय शामिल थे। 2 भारतीय कौन कौन? एक MR जैकब,
MR जैकब और दूसरे थे आपके MS सुल्तान। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत कब की गई? 1937 में। मुख्यालय कहां पे था? दिल्ली में। कितने न्यायाधीश थे? एक चीफ जस्टिस प्लस 6 अन्य न्यायाधीश। कितने टोटल? 7। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गोयर। और टोटल और कितने थे? 6, जिनमें 2 भारतीय थे। कौन कौन थे? MR जैकब और MS सुल्तान। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो संघीय न्यायालय था यह भारत में अपील के लिए अंतिम न्यायालय नहीं था। अगर यह निर्णय देता है अगर कोई निर्णय यह देता है यह न्यायालय, तो इसके निर्णयों के विरुद्ध ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में अपील, इसके निर्णयों के विरुद्ध ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अपील की अंतिम कौन था? अपील के लिए प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल क्या थी? प्रीवी काउंसिल को आप ऐसा समझ लीजिए जैसे ब्रिटेन का क्राउन था, राजा था वहां का, तो उसकी सहायता के लिए एक परिषद समझ लो, या फिर जो राजा था उसके चेले चपाटे समझो इनको। ये चेले लोग थे उनके, जो ये कहते थे वही ज्यादातर कर लेते थे। इसके बाद आरबीआई की स्थापना। अब आप सोचिए कि जब किसी देश का ही निर्माण हो रहा है, यानी संघ का निर्माण हो रहा है, तो संघ को संचालन करने के लिए जो मूलभूत कुछ संस्थाएं हैं उनका तो गठन करना पड़ेगा ना। यदि आप रटना चाहें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई या संघीय न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, तो आप रटते रहिए, आपको याद नहीं होंगी चीजें। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे संघ का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए एक बैंक की भी आवश्यकता होगी, तो आरबीआई की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 में की गई। गठन कब? 1935 में। मुख्यालय मुंबई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे ऑसबॉर्न स्मिथ। आपसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमेटी या आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इस एक्ट के तहत सिंध व उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए। सिंध व उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए क्योंकि बहुत दिनों से इन दो प्रांतों के गठन की मांग चल रही थी।
इसके बाद संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया और 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया। बर्मा प्लस अदन को भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग क्या था कि बर्मा को भी बहुत दिनों से अलग करने की मांग चल रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को अलग कर दिया और जो अदन था उसको ब्रिटिश औपनिवेशिक के रूप में रखा, लेकिन भारत से अलग कर दिया। इसके बाद जो वायसराय था, वायसराय देखें, वायसराय के कुछ अधिकार थे। वायसराय के अधिकार इनमें वृद्धि की, जैसे अध्यादेश निकाल सकता था। अध्यादेश, अगर वायसराय को लगता है कि कोई कानून बनाना चाहिए किसी चीज पर, तो वह अध्यादेश निकाल सकता था और 6 माह तक उसकी वैलिडिटी रहती थी। इसके बाद कोई विधेयक है पारित कराना है, तो वह उस पर वीटो कर सकता था। वीटो की शक्ति दी गई वायसराय को। अगर संयुक्त अधिवेशन की भी व्यवस्था की गई, अगर दोनों सदनों में मतभेद है तो गवर्नर जनरल संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन। और अगर विधानमंडल में अनुदानों की मांग की जाती है, अनुदानों में कटौती की जाती है और वायसराय समझता है कि नहीं, इनमें कटौती की आवश्यकता है, या जिस मद के लिए यह खर्च मांगा जा रहा है, अनुदान मांगा जा रहा है, उसका गलत मिसयूज हो सकता है, तो यह इसमें कटौती कर सकता है। और है आपका ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ध्यान रखिए, क्या हुआ था कि इन्होंने अधिनियम तो दे दिया था भारत को, आप चलाइए कुछ भी कीजिए, लेकिन जो संविधान था 1935 का एक्ट का, इसको 1935 के एक्ट, इसमें परिवर्तन भारत का विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल या जो न्यायालय था, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता था। परिवर्तन नहीं, यानी कि इसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको था? परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संसद को था। परिवर्तन का अधिकार किसको था? ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद को, और भारत में कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता था, जिसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इसके बाद शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का विभाजन। क्या था? पहले शक्तियां एक ही थी, लेकिन इस एक्ट के तहत शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहली थी संघ सूची।
दूसरी राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी थी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, संघ कानून बना सकता था। राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती थी, राज्य सरकार, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बना सकते थे, और इस पर केवल केंद्र। इसमें जो केंद्र सूची थी, संघ सूची थी, इनमें 59 यानी कि 59 विषय थे, इसमें 54 विषय थे, और इसमें 36 विषय थे। 1935 के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता था, इसमें 59 विषय थे। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी, इसमें 54 विषय थे। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते थे, उसमें 36 विषय थे। इनके अलावा जो कुछ शक्तियां बचती थी इन विषयों के अतिरिक्त, उनको कहते थे अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। इन पर कानून कौन बनाता था? वायसराय, वायसराय या गवर्नर जनरल। केंद्र पर केंद्र, राज्य पर राज्य सरकार, समवर्ती पर ये, और बची जो शक्तियां थी या बचे कुचे जो विषय थे उन पर कौन बनाता था? उनको कहते थे अवशिष्ट शक्तियां, और वायसराय इन पर कानून बनाता था। इसके बाद हम देखेंगे जो 1935 का अधिनियम था, भारत में इसकी काफी आलोचना हुई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और वैसे भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें टिप्पणियां पूछी थी, यह कथन किसका है, यह कथन किसने किसके संदर्भ में कहा था। तो आइए 1935 से, जो 1935 का एक्ट था उससे संबंधित जो भी कथन हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। पर टिप्पणियां, टिप्पणियां टिप्पणियां। इसमें पहले हम देखेंगे नेहरू जी। नेहरू जी ने इसको ऐसी कार बताया, ऐसी कार जिसमें अनेक ब्रेक हैं, अनेक ब्रेक हैं, और इंजन का अभाव है। यानी बिना ब्रेक की कार या बिना ब्रेक की मशीन किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने एक टिप्पणी और की थी इस पर, जेएल नेहरू की एक टिप्पणी और है, वो है गुलामी का चार्टर, गुलामी का चार्टर। नेहरू जी ने क्या क्या कहा इसको? एक तो बिना ब्रेक की कार, और दूसरा
गुलामी का चार्टर। इसके बाद जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी इस पर एक टिप्पणी की। इन्होंने इसको सड़ा हुआ कहा। क्या कहा? यह तो सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ। इसके बाद लिनलिथगो, जो गवर्नर भी थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने कहा इसका उद्देश्य भारतीयों पर ब्रिटिश प्रभुत्व बरकरार रखना है। इन्होंने क्या कहा? लॉर्ड लिनलिथगो, इनका कार्यकाल भी आप याद रखिएगा, 1936 से 1943 तक। याद रखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस वायसराय का कार्यकाल भारत में सबसे अधिक था। तो वायसराय की यदि पूछे तो लॉर्ड लिनलिथगो होंगे। इनको क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, इस वजह से जो भी भर्ती प्रक्रिया थी वह स्टॉप कर दी गई, रोक दी गई थी। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो याद रखना, अगर वायसराय हो तो वायसराय के लिए आप लॉर्ड लिनलिथगो का सर्वाधिक कार्यकाल रहा। इसके बाद आपके एक और हैं मदन मोहन मालवीय। इन्होंने इसको खोखला कहा है। खोखला, अगर आपसे पूछे कि मदन मोहन मालवीय या खोखला किसने कहा है, तो मदन मोहन मालवीय ने। एक और थे आपके राजगोपालाचारी। इन्होंने इसको दोहरे शासन से भी दयनीय कहा। टिप्पणियां थोड़ी हम देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को क्या कहा? ऐसी कार जिसमें अनेक ब्रेक हैं और इंजन रहित है। फिर एक और इनका पॉइंट ऑफ व्यू था नेहरू जी का कि गुलामी का चार्टर, यह तो दास्ता का है। तीसरा, राजगोपालाचारी ने इसको दोहरे शासन से भी दयनीय कहा और मदन मोहन मालवीय ने इसको खोखला कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको सड़ा हुआ और लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा इसका उद्देश्य भारतीयों पर ब्रिटिश प्रभुत्व बनाए रखना है। तो आज हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत 1937 में चुनाव भी कराए गए। 1937 में चुनाव कराए गए। और जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांत में से 11 प्रांतों का गठन किया गया इसके तहत, और 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। और जो राज्य ये थे प्रांत, इनमें से 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक
द्विसदनात्मक, पहले क्या इन जो प्रांत थे इनमें केवल एक सदन था, लेकिन 6 प्रांत ऐसे बनाए गए जिसमें जो सदन जो विधायिका थी उसको द्विसदनात्मक बनाया गया। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।